नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा। पिछली बार मॉनसून सत्र में काम होना चाहिए था 10 होना चाहिए था, लेकिन काम हुआ सिर्फ 3। मतलब काम होने का जो स्ट्राइक रेट रहा वो तकरीबन 30% के आसपास रहा। क्या इस बार भी ऐसा ही होना है और देश की जनता का पैसा पानी में बह जाना है? संसद सत्र के नाम पर सिर्फ हो हल्ला हंगामा देखने को क्या मिलेगा? मोदी सरकार ऐसा चाहती नहीं है। सरकार ने कृषि कानून वापसी के साथ 26 ऐसे बिल लिस्ट कर रखे हैं जिसके लिए वो संसद में चर्चा चाहती है। इसके लिए सरकार ने आज सभी विपक्षी दलों को एक फ्लोर पर लाकर बात की है। उसी दौरान का राजनाथ सिंह का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राजनाथ सिंह टीएमसी नेता संदीप बंदोपाध्याय को पीछे से आकर थपकी देते नजर आ रहे हैं। मतलब बॉडी लैंग्वेज से दिखाने की शायद कोशिश है कि सरकार अपनी तरफ से गुड जेस्चर के साथ तैयार है। आपको सुनवाते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना क्या है। कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हुआ है, कंस्ट्रक्टिव सजेशन आया है। सरकार वो सजेशन सब नज़र में रखते हुए सरकार के तरफ से माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये जो कुछ भी सजेशन आया है पूरा हम ध्यान में रखेंगे और सरकार नियम के अधीन जो कुछ भी चर्चा माननीय स्पीकर और माननीय चेयरमैन परमिट करते हैं वो सब चर्चा के लिए सरकार तैयार है। सरकार के तरफ से हमने यही निवेदन किया है, सभी चर्चा के लिए नियमों के अनुसार सरकार तैयार है जब स्पीकर और चेयरमैन परमिट करता है, लेकिन बिना डिसरप्शन सदन चले, सदन का कार्यवाही चले, यही हमने रिक्वेस्ट अपोजिशन से किया है। सभी अपोजिशन हमको आश्वस्त भी किया है कि हम पूरा कोऑपरेट करेंगे और इस बार और ज़्यादा प्रोडक्टिव सदन होगा, सेशन होगा, ऐसे सरकार का उम्मीद है। तो संसद का सत्र कैसा होगा इसका ट्रेलर आज देखिए। एनडीए की बैठक में एनडीए के घटक दल ने ही कृषि कानून की तरह अब सीएए हटाने की मांग कर दी। एनपीपी यानी नेशनल पीपल्स पार्टी की तरफ से अगथा संगमा ने आज एनडीए दलों की बैठक में सीएए हटाने की मांग की। तो दूसरी तरफ पूरा विपक्ष कमोबेश इस बात पर अड़ा है कि सरकार एमएसपी पर कानून बनाए, क्योंकि कृषि बिल वापसी के बाद विपक्ष के हाथ से किसान आंदोलन वाला मुद्दा जाता दिख रहा है। जबकि सरकार फिलहाल एमएसपी पर जल्दबाजी में कोई कानून लेकर आएगी ऐसा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। एमएसपी समेत कई और बड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की तैयारी भी बड़ी है। कल सुबह 9:30 बजे इसी सिलसिले में सत्र शुरू होने से ठीक पहले विपक्ष की बैठक होगी, लेकिन उस बैठक का मजमून समझने से पहले राकेश टिकैत जैसे किसान नेताओं के आप तेवर सुनिए। एक समूह को समझा नहीं पाई। हाँ, हम एक समूह है भाई। भाई जिसे नहीं समझा पाए हमें आतंकवादी घोषित करके जेल में डाल दो। जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो गुंडागर्दी नहीं उनकी चलेगी। बहुत जेल लिया किसान ने 1 साल। अपने दिमाग ठीक करके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम वेके वही हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है। फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले। जैसे कोरोना बीमारी थी ऐसे ही काले कानून भी बीमारी थी, खत्म हो जाएगी। तो उसके आगे और अरे उसके आगे एमएसपी है भाई, उसके आगे एमएसपी है। जो और ये कानून लेकर आना चाहते हैं उसके आगे वो है, बहुत सी चीजें है। तो आपने सुन लिया कि राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं। दरअसल टिकैत और किसान आंदोलन में बाकी दूसरे नेताओं को लगता है कि उनके लिए अभी भी मौका है अपनी सभी तरह की मांगों को मनवाने का। तो दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि वो हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है और पीएम पहले कह चुके हैं कि हर मुद्दे पर तर्क के साथ चर्चा हो। एमएसपी पर भी कमेटी बने, उसमें आंदोलन करने वाले किसानों को भी शामिल किया जाए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि संसद के फ्लोर पर सचमुच बहस हो, तर्क वितर्क के साथ हो। और ऐसे पहली बार नहीं कहा गया, जबकि पिछली बार क्या हुआ था वो पूरे देश ने देखा था। दरअसल होता यह है कि जब बीजेपी विपक्ष में होती है तो उसके लिए बहस का मतलब वही होता है जो आज का विपक्ष कर रहा है। लेकिन सवाल ये कि इसमें पिसता कौन है? इसमें पिसते हैं हम और आप, इसमें पिसती है देश की जनता। पिछली बार कैसे संसद में कामकाज को बंधक बनाने की कोशिश हुई हम सब ने देखा है। किसानों के फर्जी हमदर्द बनने के चक्कर में वीडियो बनाने की होड़ लग गई थी। कुछ सांसद सभी मर्यादा ताक पर रखकर के आपस में लड़ते भिड़ते तक दिखाई पड़े थे। मार्शल्स को बुलाना पड़ा था। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? यही वो सवाल है
जिसका जवाब तलाशना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी सवाल के जवाब की तलाश के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका तारुफ आपसे कराएं उससे पहले मैं आपको हमारे सहयोगी अमित कुमार के पास लेकर चलता हूं। जब आज ऑल पार्टी मीटिंग हो रही थी शीतकालीन सत्र को लेकर के, तो हमारे सहयोगी ने इस पूरे दिन इसको कवर किया। अमित, सबसे पहले दर्शकों को संक्षेप में समझाइए कि आज सर्वदलीय बैठक में क्या हुआ, विंटर सेशन में क्या होगा, कैसा होने वाला है, क्या पिछले सत्र की तरह ही तस्वीरें इस दफा भी सामने आएंगी? देखिए, मुझे लगता है कि संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो भी हंगामेदार होगा। उसकी वजह एक दूसरी भी है। दूसरी वजह यह है कि चुनाव है, और चुनाव में ऐसे टाइम पे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनको लगता है कि संसद के जरिए सरकार को वो घेरेगी, क्योंकि चाहे महंगाई का मसला हो, तमाम मसला ऐसे हैं जिसको लेकर हंगामा होना है, चाहे डिस्कशन बिल हो। लेकिन सबसे बड़ी बात की आज सरकार ने एक चीज क्लियर की। सरकार ने कहा कि देखिए, जैसे हम हर चीज पे बात करने को तैयार हैं। फार्म लॉ की बात थी, हमने रिपील कर दी है, आप चर्चा होगी, चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है जब बाहर में अब सड़क पर तो हंगामा करती है विपक्ष, लेकिन सदन के भीतर चर्चा नहीं करती है। यही बात है, और मुझे लगता है कि चुनाव भी है तो हंगामा होगा। हालांकि आज बहुत ही अच्छे तरीके से सरकार की तरफ से साफ संदेश दिया गया कि वो बात करने को तैयार है, हर चर्चे को तैयार है। अब देखना होगा कि किस तरह से, कल सुबह तैयार है, लेकिन तर्क वितर्क के साथ बातचीत होनी चाहिए। अमित, लेकिन मुझे बताइए कि कल विपक्ष की भी एक बैठक होने वाली है, तमाम दल एक साथ आने वाले हैं, उस बैठक का एजेंडा क्या होगा, उसकी जरूरत क्या है? देखिए, आपको याद होगा पिछली बार भी जब शुरू हुआ था, जब सत्र था, मॉनसून सत्र, उस समय भी अपोजिशन की तरफ से एक कोशिश थी कि सरकार को घेरने के लिए एक तरह के रणनीति के तहत काम किया जाए। लेकिन वो रणनीति बाद में फेल हो गई। शुरुआत हुई थी किसान बिल को लेकर धीरे धीरे, लेकिन वो बात आपको पेगासस पे आके रुक गया था, और पूरा जो सेशन था वो वॉश आउट हो गया था। तो अपोजिशन की कोशिश है कि सरकार को एक साथ सब लोग मिलकर घेरे। लेकिन कल सबसे पहले 12 बजे जो सबसे बड़ा एक मसला था जिसको लेकर अपोजिशन घेर रही थी, कल 12 बजे तीनों कानून को वापस लेने वाला जो बिल है, द फार्म लॉ रिपील बिल, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। उससे पहले 10:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होने वाली है जी, जिसमें वो शेड्यूल भी मैं जानूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोगों को बताएं, दर्शकों को बताएं कि जो कल विपक्ष अपनी अलग से मीटिंग कर रहा है, उस मीटिंग में कौन कौन शामिल होगा और उस मीटिंग का एजेंडा क्या होगा? देखिए, उसमें सिर्फ यही है एजेंडा। तो तमाम कोशिश ये है कि जो तमाम नॉन बीजेपी के अलावा, जो नॉन एनडीए के अलावा सारे अपोजिशन पार्टी साथ में बैठे, ताकि एक साथ एक एजेंडा के तहत काम हो। सबसे बड़ा एजेंडा उसमें यह है कि सदन के भीतर अपोजिशन का वॉइस एक होना चाहिए, कि सारे अपोजिशन हर दिन सुबह, उसमें होता यह है कि हर दिन सुबह जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कि अपोजिशन के लीडर है राज्यसभा में, उनके यहाँ पर बैठक होती है, या फिर कई सीनियर लीडर हैं और सारे अपोजिशन लीडर बैठते हैं और उस दिन का एजेंडा तय होता है। तो कोशिश कल की भी यही है कि अपोजिशन का वॉइस एक हो, पूरे सेशन के दौरान सब मिलजुल कर बात करें, एजेंडा एक समय पर एक ही उठाया जाए ताकि सरकार को घेरने में आसानी हो। कुल मिलाकर आप देखिए तो मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होने के लिए रणनीति बनाई जाएगी कि पूरे सेशन के दौरान एक साथ खड़ा होकर सरकार को एम्बेरस किया जाए और उनको घेरा जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका हम जुड़ने के लिए और ये जानकारी पहुंचाने के लिए। जो खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जुड़ रहे हैं, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं, जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से, गजेंद्र सिंह सांकला हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, संजीव झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, और साथ ही साथ माधव आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं जेडीयू से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत मैं गजेंद्र सिंह सांकला आपसे करना चाहूंगा। सर, सदन में बहस होगी इस दफा या हंगामा होगा? बिल्कुल, सदन के अंदर बहस होगी, अच्छे वातावरण में बहस होगी, अगर सरकार की मंशा पॉजिटिव हुई तो। आज सरकार बात करने के लिए तैयार है। सरकार ने तमाम दलों के साथ चर्चा की है और तमाम दलों ने इस बात का आश्वासन दिया है कि हम सरकार के कामकाज के अंदर सहयोग करेंगे, बशर्ते कि वो नियम के अकॉर्डिंग चले। किसान का कानून के संबंध में बातचीत है। आज ये 1 साल तक ऐसी स्थितियां पैदा क्यों हुई? क्यों सरकार बिल ला करके और इसको पास करने की कोशिश की? क्यों उन्होंने जल्दबाजी के अंदर इसको सदन के अंदर नहीं रखा? क्यों डिस्कशन नहीं हुआ? क्यों किसानों के आज कमेटी बनाने के लिए आप एमएसपी पर तैयारी कर रहे हो? क्यों नहीं आपने किसान के बिलों पर कमेटी बनाई? अगर आप कमेटी उस समय बनाई होती, चर्चा हुई होती, आज ये देश के अंदर 700 से ज्यादा किसानों को अपनी शहादत नहीं देनी पड़ती। सरकार को इस बात को, अपनी मंशा को पॉजिटिव रखना होगा। और अपोजिशन पहले भी साथ थी, आज भी साथ रहेगी और आगे भी साथ रहेगी यदि सरकार की नीयत साफ होगी और सरकार अपोजिशन को साथ लेकर के चलने की भावना रखेगी और जनता को
वास्तव में अपने अपनी उत्तर में सर कार्यशैली से राहत आपने देने का प्रयास 5 करेंगे। दफा यदि और अगर शब्द का इस्तेमाल कर दिया, यानी सशर्त है कि अगर हंगामेदार रहेगा या चर्चा होगी। अनुराग भदौरिया, मुझे बताइए जरा कि जिस सरकार की मंशा की बात कर रहे हैं सांकला साहब, ये मंशा किन पैमानों पर तय की जाएगी? देखिए, उत्तर देश की जो सरकार है उसकी मंशा पे शंका तो देश की जनता को है, किसानों को भी है, यहाँ के युवाओं को भी है, यहाँ की महिलाओं को भी है। अगर आप पूछे तो पूरे देश की जनता को इस बात पे शक रहता है कि ये सरकार कभी जनता के बारे में सोचेगी कि नहीं सोचेगी। सरकार जनता के बारे में सोचती कहाँ है? सरकार तो हमेशा अपनी सत्ता के बारे में सोचती है। अगर सरकार सही तरीके से बहस कराए तो कौन बहस करने को नहीं तैयार है? यही कानून के ऊपर में सरकार लड़ रही थी ना इनसे। क्यों लड़ रही थी? जब कानून आपको वापस लेना था तो आपने पूरा सदन इस पे निछावर कर दिया। तो ये वसूली तो सत्ता पक्ष से होनी चाहिए। जब सत्ता पक्ष कह रहा है कि हमसे गलती हुई और हम ये कानून वापस लेते हैं, तो पिछले सदन जिस तरह से पैसे की बर्बादी हुई उसका जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार तो भारतीय जनता पार्टी हुई ना। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार से उसके और उनके भदौरिया साहब, सरकार ने ये नहीं कहा कि हमसे गलती हो गई। सरकार ने कहा कि हम कुछ लोगों को समझा नहीं पाए कि इस कानून की महत्ता उनके लिए क्या है, इसलिए वापस ले रहे हैं। गलती नहीं मानी गई। नहीं, अरे इसके मतलब उन्होंने ये तो माना ना कि हमसे गलती हो रही है। अपनी गलती को मान रहे हैं तो गलती को घुमा के बोल रहे हैं। तो आपकी नाकामी की वजह से, आपके गलत फैसले की वजह से, आपके हठ धर्मिता से, आपकी इस तरह से जिस तरह से आप तानाशाही अपनाते हो, तो पैसा किसका बर्बाद होता है? जनता का। नहीं तो फिर आप अब जो कल से सत्र शुरू होने जा रहा है उसमें मंशा कैसे नापेंगे सर, मुझे ये बताइए ना। मंशा तो पता चल जाएगा ना, जैसे सदन शुरू होगा सरकार की मंशा पता चल जाएगी कि सरकार की मंशा है क्या। अगर सरकार की मंशा राष्ट्र के प्रति है तो उसका सहयोग होता है। अगर सरकार की मंशा अपनी पार्टी हित के लिए होती है, बीजेपी के हित के लिए होती है, तो उसका विरोध होता है। जब राष्ट्र हित की बात करेंगे तो पूरा देश एक साथ खड़ा होगा, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी अपने हित की बात करेगी तो उसका विरोध होगा। ठीक है, लेकिन संजीव साहब मुझे बताइए, जो राष्ट्रहित को परिभाषित कैसे किया जाएगा? राष्ट्रहित वो माना जाएगा जिस पर सरकार चर्चा करना चाहती है, कि राष्ट्रहित वो माना जाएगा जिस पर विपक्ष बात करना चाहता है? देखिए, सरकार का जो आज तक का रवैया रहा है, लग रहा है कि वो देश को, किसान को धोखा दे रहा है। ये धोखेबाज सरकार है। एक तरफ ये तो कह रहे हैं कि हमने अभी बिल देख रहे थे और आप भी कह रहे हैं कल 12 बजे कृषि निरसन विधेयक आ जाएगा। किसान अपनी 26 तारीख का जो संयुक्त मोर्चा का प्रेस विज्ञप्ति है, तो संयुक्त किसान मोर्चा ये कहता है कि आप एमएसपी की कानूनी गारंटी दे दो और विद्युत संशोधन विधेयक आप वापस ले लो। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम ये कानून वापस ले रहे हैं, फिर किसान को आप चिढ़ा भी रहे हैं। इसका मतलब है कि आप किसान से टकराना चाहते हैं। एक बात बताइए, आज एमएसपी पे कानून की गारंटी की बात हो रही है। 2011 में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री की एक कमेटी बनी थी। वो कमेटी थी वर्किंग ग्रुप कंज्यूमर अफेयर, जिसके चेयरमैन उस समय के सीएम नरेंद्र मोदी जी थे, और उन्होंने कहा था कि एमएसपी की कानूनी गारंटी होनी चाहिए। तो क्या तब के नरेंद्र मोदी जी ना समझ थे? क्या उनसे गलती हो रही? नहीं, अब मुझे ये बताइए ना सर, मैं तो ये जानना चाहता हूं, मैं लौट रहा हूं आपके पास। माधव आनंद, मैं तो समझना आपसे ये चाहता हूं कि अभी तक तो विपक्ष की, किसानों की जो पिच थी कि भाई तीनों कृषि कानून वापस आए, तो पूरा विपक्ष कहता था कि तीनों कृषि कानून वापस आए। उसके बाद किसानों ने एक और अपना मांग सामने रखी कि भाई एमएसपी पर कानून बने, तो विपक्ष ने भी उसी को पकड़ लिया, एमएसपी पर कानून बने। तो यानी समानांतर पिच पर चला जा रहा है। जैसे जैसे किसान दल कहते जाएंगे, राकेश टिकैत, बाकी नेता कहते जाएंगे, वैसे वैसे विपक्ष करता जाएगा, वैसे वैसे मांगे बढ़ती जाएंगी। देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र कल से स्टार्ट है और हम लोग आशा करते हैं कि इस सत्र में अच्छे ढंग से बहस हो, सार्थक चर्चा हो, देश की जनता भी सुने और हर मुद्दे पे जैसे बारीकी से बहस हो। अब जहां तक एमएसपी की बात आपने कही, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के संबोधन में सब कुछ बता दिया। उन्होंने कृषि कानून, तीनों कृषि कानून वापस लेने की भी बात की, एमएसपी पे जैसे कमेटी बनाने की भी गठित की, कमेटी में कौन कौन लोग होंगे उसकी भी जैसे बात उन्होंने घोषणा कर दी। मुझे लगता है सरकार संवेदनशील है। सरकार चाहती है कि हर मुद्दे जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उस मुद्दे को जैसे सदन में उठाया जाए, उस पे सार्थक चर्चा हो, स्वस्थ चर्चा हो, यही लोकतंत्र के लिए उचित भी है। लेकिन विपक्ष को भी अपने रवैया देखने की जरूरत है। पिछले सेशन में भी हम लोगों ने देखा, पेगासस के मुद्दे से लेके या कृषि कानून के मुद्दे पे लेके जो हमारे एमपीज थे, यानी जो विपक्ष के एमपी थे, उन्होंने किस तरह के हंगामे किए, लोकतंत्र को जो है कि धज्जियां उड़ाने का काम किए। जो संसद एक जैसे मंदिर के तरह होता है, उस पे किस तरह के हरकतें हुई। ठीक है सर, मार्शल्स तक को बुलाना पड़ा था, महिला मार्शल्स के साथ में धक्का मुक्की की गई थी, पेपर फाड़ के बिखेरे गए थे, वो तमाम तस्वीरें देखी। लेकिन आपके लिए जफर इस्लाम चैलेंज ये है कि आप अपनी मंशा कैसे बताएंगे विपक्ष को कि आपकी मंशा साफ है कि नहीं है? वो तो कह रहे कि मंशा साफ है तो चर्चा होगी, मंशा साफ नहीं तो हंगामा।
देखिए, मंशा तो बिल्कुल साफ है। हमने ऑल पार्टी मीटिंग जब बुलाई तो उसने साफ कर दिया कि हमारे क्या क्या बिल, कौन कौन से बिल आएंगे जी। और हमने ये भी कहा है और बार बार कहा है, आज नहीं, पहली बार नहीं, हर बार हमने कहा है। यहाँ तक कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारे जो राज्यसभा और जो लोकसभा में जो लीडर हैं उन्होंने कहा है, हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा है, वाइस प्रेसिडेंट जो चेयरपर्सन है उन्होंने भी इस बात को सराहा है कि हर बार हम चाहते हैं डिबेट करना, हम चाहते हैं मुद्दे पे बात हो। लेकिन अगर मंशा ये हो कि अपोजिशन का कि भाई आपको कहीं ना कहीं डिसरप्ट करना है, डिसरप्ट करके बाहर की जनता जो है आपको संसद टीवी पे देख ले, यही आपकी मंशा रहेगी, तो अगर ऐसी मंशा रहेगी तो आप उसमें कैसे कुछ कर पाएंगे? जाहिर है उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि उनकी मंशा ही है कि डिसरप्शन मंशा है। अगर हमने कहा कि हमने सर विपक्ष तो जबरदस्त सब कह रहे हैं ना कि अगर आप उनके हिसाब से चर्चा करेंगे, उनके मुद्दों पर ध्यान देंगे, बात करने को राजी होंगे तो वो भी चर्चा करेंगे। हमने किसान पे नहीं किया। किसान पर आके हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने पूरे सदन में बातें रखी, इन्होंने सदन से, और हमने बाकी दूसरे मुद्दों पे बाकी रखे, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो लेके फाड़ दिया उसको। ये सदन की मर्यादा है। क्या ऐसे सदन चलता है कि अगर जो कभी इतिहास में नहीं देखा गया कि टेबल पर खड़े होकर डांस करे कोई, ऐसा इतिहास में नहीं देखा गया। आपने इतिहास में नहीं देखा कि चेयरपर्सन पे पेपर फाड़ के सारे पेज फाड़ के, बिल्कुल ठीक बात है। आप ऐसा नहीं कि मिनिस्टर अगर पढ़ रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, आपकी बातों को जवाब दे रहा है तो उससे पेपर लेके फाड़ दिया जाए। आपने ऐसा देखा? कभी कोई इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। जब आप मर्यादा भूल जाएंगे, जो एक प्रोटोकॉल होता है पार्लियामेंट के अंदर में, ये स्ट्रीट पे थोड़ी कि आपने सीटी बजा रहे हैं, कोई स्टेडियम थोड़ी है। आपने देखा किस तरह से सीटियां बजाई जा रही थी। भाई बातें कर रहे हैं, पार्लियामेंट का एक डेकोरम है, एक मर्यादा है। उस मर्यादा पिछली बार की तस्वीरें सर सबने देखी और हम लोग शर्मसार हुए थे प्रतिनिधियों का रवैया देखते हुए कि जिनको चुनकर के भेजा जाता जनता की आवाज रखने के लिए, उन्होंने इतना शर्मसार व्यवहार वहां पर किया। आपको अध्यादेश लाने की। सांकला साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं छोटा सा रिएक्शन पहले चौधरी पुष्पेंद्र सिंह से लेना चाहूंगा, उसके बाद मैं चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। सर चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, ये लग रहा है कि पूरा दारोमदार जो है वो किसानों की रणनीति के ऊपर टिका हुआ है विपक्ष का, कि जैसा जैसा आप कहते जा रहे हैं वैसा वैसा विपक्ष सामने रिप्रेजेंट करता जा रहा है। भाई रुक जाइए, जरा सुन लीजिए। देखिए अनंत जी, जो लोकतंत्र होता है उसमें जनता के सरोकारों को की चर्चा करने के लिए, डिस्कशन करने का सबसे बड़ा फोरम पार्लियामेंट होती है जी। और सबसे बड़ा आंदोलन इस वक्त पूरे विश्व में जितना बड़ा नहीं हुआ वो किसान आंदोलन चल रहा है। तो किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इस मुद्दे की चर्चा है। तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि हम हमारे तमाम मुद्दे एमएसपी की लीगल गारंटी से लेकर के, जो गृह मंत्री की जीप से कुचले गए किसान, उनके इस्तीफे से लेकर के, और तमाम जो है मुद्दों पर जो पेंडिंग है उन पे चर्चा हो, सकारात्मक माहौल में चर्चा हो। विपक्ष से भी मेरी अपील है कि वो बार बार वॉकआउट ना करें, वहीं जमे रहें, मुद्दे पर इनसे जवाब लें, इसका इस्तीफा लें। ठीक बात है। और मैं आपको चौधरी साहब लगे हाथ में दर्शकों को आप ये भी समझा दीजिए कि अगर एमएसपी कानून बनता है तो कितने प्रतिशत किसान होंगे जिनको सबसे ज्यादा फायदा होगा एमएसपी का? देखिए 23 जो है फसलों की जो एमएसपी घोषित होती है उसकी जो टोटल वैल्यू है लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की है। लगभग 35% के आसपास जो प्रोडक्ट है हमारा वो एमएसपी की फसलों का ही है। तो वो काफी बड़ा लाभ जो है। कितने प्रतिशत किसान लाभान्वित होंगे सर? मैंने बता तो दिया 35% वैल्यू वाइज जो है, और संख्या, क्योंकि कुछ किसान गेहूं बोते हैं, कुछ धान बोते हैं, कुछ एक सीजन में दूसरा चीज बोते हैं, तो जो है काफी 8 से 10 करोड़ किसान परिवार जो है इसमें लाभान्वित होने जा रहे हैं। और इसको निश्चित रूप से हमारी हाथ जोड़ करके जफर इस्लाम एक कैलकुलेशन ये कहती है, एक कैलकुलेशन ये कहती है चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, आप बता दीजिएगा सही है कि नहीं है, कि लघु और सीमांत किसान जो होते हैं वो इस स्थिति में नहीं होते कि बाजारों में अपनी फसलों को लेकर के जाएं, और लगभग 86% के आसपास किसानों की संख्या है ऐसी। बाकी 13 से 14% किसान ऐसे हैं जो कि अपनी फसलों को बाजार में लेकर के जाते हैं। उनमें भी 80% से ज्यादा सिर्फ 2 राज्यों से, पंजाब और हरियाणा से हैं। देखिए ऐसा है कि इसमें बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। जैसे आप बिहार में ले लीजिए, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, 1100-1200 रुपए में धान बिक रहा है, जबकि उसकी 1940 रुपए की जो एमएसपी है।
तो इससे जो है बहुत बड़े पैमाने पर लाभान्वित होने किसान जा रहा है। इसमें बाद में इसमें कुछ और फसलें भी हम जुड़वाएंगे, जैसे दूध है। हाँ। दूध यदि जुड़ जाता है तो 66% किसानों का, क्योंकि दूध तो लगभग काफी ज्यादा संख्या में किसान हैं हाँ। जो दूध का जो है वो करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। हाँ। तो वो होगा। और मैं इसमें एक विनम्रता से एक बात और कहना चाहता हूँ, जफर इस्लाम जी भी सुन लें कि भैया देखिए, इसका दुष्परिणाम 2022 में आपको झेलना पड़ेगा। आप इस सत्ता से हटा दिए 2022 का आंसर राकेश टिकैत आप तो 26 जनवरी तक अड़ गए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से वो तो सर 26 जनवरी की धमकी दे रहे हैं कि हम वो के वही हैं। 26 जनवरी भी आने वाली है, 4 लाख जो ट्रैक्टर है वो भी आने वाले हैं, जो पहले हुआ था वैसे शायद हो। मैं जवाब दे दूं? तो इन्होंने अपने आदमी भेज करके वो काम करवाया था। अब देखिए, जो चीजें हो गई हैं या उस तरह की जो चीजें हैं उनको हम भी बार बार नहीं कहना चाहते, उसको हटाइए। आप शांतिपूर्ण तरीके से। मैं कुछ नहीं कह रहा सर, मैं तो खाली वो कह रहा हूं जो राकेश टिकैत ने कहा। मैंने सिर्फ उन्हीं के शब्दों को कोट किया, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। 26 जनवरी को जो हुआ था पिछली दफा वो सबने देखा था, इस दफा फिर वो वही कह रहे हैं। मैंने उनका बयान भी सुन लिया। मैं सुना देता हूं सर, मैं लगा सुना देता हूं सर आपको। नहीं, मैंने सुन लिया भाई, मैंने सुन लिया। मैं सुना देता हूं ताकि बाकी मेहमान भी सुन ले, बाकी पैनल के लोग भी सुन लेंगे कि वो धमकी है कि नसीहत है कि वो क्या है। एक बार मैं दोबारा सुना देता हूं आपको। एक समूह को समझा नहीं पाई। हाँ, हम एक समूह है भाई। भाई जिसे नहीं समझा पाए हमें आतंकवादी घोषित करके जेल में डाल दो। जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो गुंडागर्दी नहीं उनकी चलेगी। बहुत जेल लिया किसान ने 1 साल। अपने दिमाग ठीक करके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम वेके वही हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है, फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले। जैसे कोरोना बीमारी थी ऐसे ही काले कानून भी बीमारी थी, खत्म हो जाएगी। तो उसके आगे और अरे उसके आगे एमएसपी है भाई, उसके आगे एमएसपी है जो, और ये कानून लेकर आना चाहते हैं उसके आगे वो है, बहुत सी चीजें है। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी बताइए, भाई धमकी थी क्या? नहीं, मैंने बताया तो है भाई। ट्रैक्टर मार्च करना लोकतंत्र में कौन सा अपराध है? ब्लॉकेड करना और अपना आंदोलन करना ये चलता रहेगा। अरे भाई क्यों करवा रहे हो? 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च हुआ था क्या? अरे भैया, मुझे एक भी सेंटेंस आप कंप्लीट नहीं करने देते अनंत भाई। सबने अनइंटरप्टेड बोला है, मेरा निवेदन है जी। अगर लोकतंत्र में जनता की आवाज नहीं सुनी जाएगी, 700 किसान मर गए तो क्या 7000 यहीं बैठे बैठे मर जाएं? आपने गलत कानून बनाए थे, आपने वापस ले लिए, हमने धन्यवाद दे दिया। भाई आपका 2.5 महीना बचा हुआ है, आपकी समय सीमा है, हमारी समय सीमा नहीं है। हम तो आंदोलन चलाते रहेंगे। 2.5 महीने बचे यूपी की सरकार के, 2.5 साल बचे केंद्र सरकार के। आप चाहते हैं आपको हटाया जाए? ठीक है सर, हटा देंगे। आपने अपनी बात पूरी कर ली। मेरा छोटा सा सवाल था आपसे, उसके बाद चलूंगा बाकी मेहमानों के पास, कि क्या 26 जनवरी का जिसका जिक्र राकेश टिकैत कर रहे हैं, मार्च हुआ था क्या उस दिन? बिल्कुल मार्च हुआ था। वो मार्च था? हाँ मार्च था। बता देता हूँ, पूरी बात सुनिए। हाँ। नहीं, मैं तो था सर वहां पर। अरे सुन तो लीजिए, मार्च था, शांतिपूर्ण मार्च था। इन्होंने कुछ अपने आदमियों को भेज करके डाइवर्ट करके रूट, और कुछ लोग जो जिनकी फोटो प्रधानमंत्री सबके साथ आई थी, अच्छा, लाल किले पे लाल किले पर जो भेजे ये काम हुआ था, वो किसी और ने भेज दिए। उसकी जांच आईटीओ पर जो ट्रैक्टर चक्कर लगा रहे थे तेज स्पीड के साथ, वो किसी और ने भेज दिए। पुलिस वालों के साथ जो मारपीट कर रहे थे वो लोग, वो भी किसी और ने भेज दिए। ऐसा ही हुआ था ना सर? अब मैं क्या कहूँ, जो कुचले गए थे वो कौन थे, और जो कुचले वो जो है अभी गृह मंत्री क्यों बने बैठे हैं? अरे सर, सरकार से खूब सवाल पूछिए, पहले अपने आप तो जवाब दे बनिए ना आप। नहीं, सरकार से आपको जो सवाल पूछना आप लगातार पूछिए, जफर इस्लाम साहब जवाब देंगे इस बात का। मैं तो आपसे पहले सवाल पूछा था कि वो लोग आपके लोग नहीं थे ना? वो अरे मेरे सुन, ये तो कहते आ रहे हैं 1 साल से। बात क्लियर हो जाएगा। अनंत भाई आपको बता के भेजा है कि भाई इनसे ज्यादा प्रश्न पूछने हैं और उनको जवाब नहीं देने देना है। नहीं सर, वो व्यक्ति कौन था जो ये कहता था कि जाकर के लठ उठा लो? वो अफसर कौन था जो कहता था सर फोड़ दो? हाँ। वो व्यक्ति, इस तरह के व्यक्ति हैं कि 2 मिनट में लखीमपुर छोड़ के भागना पड़ेगा। हाँ। इस तरह के लोग तो इनके ही है, इनकी ट्रेनिंग है। हाँ। कि भाई जो हिंसा के माध्यम से कुचलने की इन्होंने कोशिश की थी आंदोलन को, और इसमें डाइवर्ट किया था जो 26 जनवरी की घटना है। हाँ। देखिए, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग मनवाना चाहते हैं। हाँ। हम भैया लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। मैं अलग मुद्दे पर जाना नहीं चाहता सर। आपने जिक्र कर दिया तो फिर रेप वाली मामला सामने आ जाएगा, काट के टांग देने मामला सामने आ जाएगा, शराब की पेटियां बरामद होना सामने आ जाएगा, अलग अलग तरीके के नशे वहां पर जिस तरीके चल रहे थे वो चीजें सामने आ जाएगा। कोई मतलब नहीं है इस चीज का ना सर, तो सीधे सपाट शब्दों में लोग बात रखते हैं। लेकिन मुझे बताइए जरा जफर इस्लाम साहब, आप जवाब दीजिए। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि भाई एमएसपी अगर नहीं होगी तो मुश्किलें बढ़ेंगी आपके लिए, और उस पर विपक्ष भी कहता है कि चर्चा होनी चाहिए। देखिए, चर्चा कहाँ होगी? पहले तो कमेटी जो सरकार ने
जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा है कि कमेटी फॉर्म करेंगे, जिसकी मांग की थी किसान भाई बहनों ने कि आप पहले वो तीनों बिल को वापस लीजिए, कमेटी का गठन कीजिए। हम कमेटी में इस बारे से बाकी जितनी मांगे हैं इंक्लूडिंग एमएसपी के साथ साथ हम उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा में रिप्रेजेंटेशन रहेगा किसान भाई बहनों का और बाकी जो रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से हो या स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हो, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, सभी लोग हो, सरकार हो, अच्छे से चर्चा हो, देश के लोग हैं भाई। तो अगर कमेटी की बात हो रही है तो कमेटी की बात रास क्यों नहीं आ रही? इस बार हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले सर, अभी तक एमएसपी का कानून बना क्यों नहीं? इसके पीछे की वजह मोटे मोटे शब्दों में दर्शकों को सर मैं बता देता हूं, मैं आपके पास वापस लौट जाऊंगा। एक चीज खाली बताना जी, देखिए अगर आप टिकैत साहब का अभी आपने बयान सुनवाया, टिकैत साहब का पहले का भी बयान सुनवा दीजिए। उन्होंने बार बार एक ही बात के बारे में कहा था कि बिल वापस लीजिए, गठन कीजिए आप कमेटी का, उस पर सारी चों पर चर्चा कीजिए और उसके बाद समाधान निकालिए। एग्जैक्टली वही किया सरकार ने। ये तो हम बता रहे हैं सर, गोल पोस्ट चेंज हो रहे हैं, मांगे लगातार बढ़ रही हैं। राकेश टिकैत ने इसी बयान में ये भी कहा कि एमएसपी और एमएसपी के आगे बहुत सारी चीजें हैं, उन पर भी बात होगी। लेकिन विपक्ष क्यों कैच कर रहा है इन चीजों को, मैं ये भी समझना चाहूंगा। टिकट टिप्पणी नहीं कर रहे, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अभी आप इस कमेटी का गठन होने दीजिए और ये मुझे जरा मौका दीजिए अनंत जी। मैं आ रहा हूं सर आपके पास, मैं चौधरी पुष्पेंद्र जी आपके पास आऊंगा, मौका पूरा रहेगा सर आपके पास। उससे पहले दर्शकों को जरा मोटे मोटे शब्दों में समझा दें कि एमएसपी पर अब तक सरकारें कानून क्यों नहीं बना पाई, उसके पीछे की टेक्निकल वजह क्या रही है। क्योंकि कानून अगर बनता है तो उसका मतलब सीधा है कि राइट टू एमएसपी होगा, एमएसपी नहीं होगा तो कोर्ट जाने का अधिकार, एमएसपी न देने पर सजा का प्रावधान होगा, सजा के खौफ से प्राइवेट अनाज खरीदार नहीं मिलने का डर भी रहता है, अनाज खरीदने के बाद स्टोरेज का भारी संकट हो सकता है। सभी फसलों पर एमएसपी अगर होती है तो उसके लिए 17 लाख करोड़ का बजट चाहिए, अनुमानित बजट कहा गया है। और सभी फसलों पर एमएसपी होता है तो टैक्स स्लैब में 3 गुना की बढ़ोतरी भी करनी होगी। जो मौजूदा टैक्स है उससे 3 गुना ज्यादा बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, क्योंकि कानून अगर बनता है तो फिलहाल के बजट के का कुल 85% ऐसा हिस्सा होगा जो सिर्फ एमएसपी के लिए इस्तेमाल करना होगा। जो 85% सीमांत किसान हैं वो फिलहाल एमएसपी से बहुत फायदा उनको नहीं पहुंचता है। देश के मोटे तौर पर महज 6% किसान ऐसे हैं जो कि एमएसपी का बहुतायत फायदा उठाते हैं, जिनको एमएसपी का बहुतायत फायदा मिलता है। और एमएसपी के फायदे में 80% जो किसान आते हैं, उन्हीं 6% के जो 80% किसान हैं वो सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान हैं। एमएसपी पर खरीद के बाद 34% जो खर्च होगा वो एक्स्ट्रा होगा, किस पर होगा? रखरखाव पर। एमएसपी के सिस्टम से 94% किसान फिलहाल पहले ही बाहर हैं। एक अनुमान ये कहता है कि महज 6% ऐसे किसान हैं जो कि बहुतायत फायदा लेते हैं एमएसपी का, और उन्हीं के साथ ये लड़ाई है। अब मुझे बता दीजिए जरा अनक भदौरिया साहब, सारे आंकड़े गलत बताए आपने, सारे गलत बताए आपने। अच्छा बता ददिए, सही बता दीजिए सर, उसके बाद चलूंगा बाकी मेहमानों के पास। ये एमएसपी की सारी फसलों की जो कीमत है वो लगभग 10 लाख करोड़ रुपया है। उसमें से 3.5 लाख करोड़ रुपए की फसलें किसान खुद अपने घर में कंज्यूम कर लेता है या बीज के रूप में कंज्यूम कर लेता है, पशु आहार में इस्तेमाल कर लेता है, कुछ खराब हो जाती हैं। केवल 6.5-7 लाख करोड़ रुपए की फसलें एमएसपी की जो बाजार में आती हैं, उसमें से 2.25-3 लाख करोड़ रुपए की फसलें जो है सरकार खरीद रही है। प्राइवेट सेक्टर केवल 3.5-4 लाख करोड़ रुपए की फसलें। मैं दोनों में डिफरेंस बताता हूं चौधरी साहब की आंकड़े मैंने क्यों दिए। जो मौजूदा फसलें जो एमएसपी के अंतर्गत अभी आती हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं, मैं उन तमाम फसलों की बात कर रहा हूं जिनकी मांग आप कर रहे हैं। नहीं, उन्हीं 23 की मांग है फिलहाल, जिनको शामिल करने की मांग है ना एमएसपी में सर, मैं उनको जोड़ करके आंकड़े बता रहा हूं। सुन लीजिए, एक कमरा तो बना नहीं पा रहे, आप कह रहे हो पूरा महल बनाएंगे। अरे भैया पहले जो एक, अरे आप ही तो मांग कर रहे हैं सर, मैं तो आप ही की मांग के अनुरूप आंकड़े बता रहा हूं। आप ही ने मांग की ना कि बाकी फसलों को इंक्लूड करना चाहिए, कुल 23 फसलें होनी चाहिए। काउंटर क्वेश्चन कर देते हो, आंसर तो सुनो। ऐसा है, मांग ये नहीं है कि सारा सामान सरकार खरीदे या सारा सामान जबरदस्ती प्राइवेट सेक्टर खरीदे, केवल बार होगी। अगर कोई एंटर करता है व्यापारी संस्था या कंपनी, तो उससे नीचे नहीं खरीदेगा। अगर नहीं खरीदना उसको अपने घर बैठे मत खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है। इस विषय में बहुत विस्तार से मैंने पिछले साल से, ये नई मांग नहीं है, ये मेरा आर्टिकल पिछले साल छपा था, ठीक है। और उसके इसमें किसान चाहते हैं एमएसपी की वैधानिक गारंटी। तो बहुत अच्छी बात है सर। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, कमेटी बनाने के बाद सरकार कर तो रही है, ये तमाम बातें कमेटी के सामने रखिएगा, कमेटी से बातचीत कीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने सर। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है? हम एमएसपी की व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए कमेटी बनाना चाहते हैं। अरे पारदर्शी और प्रभावी क्या होता है? हमारी मांग ये है कि एमएसपी की लीगल गारंटी देने के लिए जो है कमेटी बनाना चाहते हैं, ये कहना चाहिए था उनको।
ये शब्दों के जाल में मत उलझाइए। 800 आदमी मरे हैं यहाँ पर, किसान किस चीज के लिए मरे? अच्छा, एक सेकंड अनुराग भदौरिया, चूंकि आप भी एमएसपी के मुद्दे को लेकर किसानों के सपोर्ट में हैं, मुझे बताइए जरा कि बिना पारदर्शिता के कैसे आप सुनिश्चित करेंगे कि एमएसपी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, सीधी सी बात को इतना घुमा फिरा के जटिल बनाने की क्या जरूरत? अच्छा, आपने उसको इतना जटिल बना दिया, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ही उसको रोकने में लगे हो कि भाई किसी तरह एमएसपी गारंटी ना हो पाए। अरे भाई किसान है, किसान अपना अन्न पैदा करता है, अब उसको उसकी एक मिनिमम गारंटी जो एमएसपी है वो मिल जाए, क्या दिक्कत है? जिसको खरीदना है खरीदेगा, जिसको नहीं खरीदना है नहीं खरीदेगा। किसान को कम से कम अपनी लागत का मूल्य तो मिलेगा। किसान को अपने जो उसने अनाज इतनी बारिश में, धूप में, ठंड में तब के पैदा किया है, उसको कुछ तो अपनी लागत का मूल्य तो मिलेगा। बात आपकी बिल्कुल सही है सर, ये मुद्दा सदन के अंदर आप लोग उठाइएगा। मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे एक और अनुराग जी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जवाब देने में पूरी तरीके से सक्षम हैं। सवाल ज्यादा पूछना चाहते हो तो भैया सवाल पूछने के लिए हम लोग कोई एग्जाम देने थोड़ी डिबेट में आए। आप सवाल अरे मैं बहुत सीधी सी बात बता रहा हूँ, आप सीधी बात नहीं समझ पा रहे। हाँ। किसान है, लेमन की बात करो ना, किसान है। हाँ। किसान अपना अन्न पैदा करता है, ठीक बात अन्न पैदा करने के बाद, सुन तो लीजिए, आप रोकिए मत। अन्न पैदा करने के बाद मान लो उसका गेहूं का मूल्य मान 1900 रुपए सपोज उसके एमएसपी है, तो उसको 1100 रुपए, कोई 1000 रुपए, कोई 900 रुपए में खरीद लेता है उसकी मजबूरी का फायदा उठा के। अगर उसको 1900 रुपए मिल जाए तो फायदा किसको होगा? ठीक बात, किसान को होगा ना। अब मैंने आपकी बात सुन ली सर, इत्मीनान से सुनी, आपने किसान के भले की बात कही। किसान की इनकम दुगनी होनी चाहिए। हाँ। यहाँ दुगनी करने की बजाय उसमें अब लगे हाथ सर ये भी बता दीजिए, बताई जा रही है। लगे हाथ ये भी बता दीजिए दर्शकों को कि जब अखिलेश सरकार थी, प्रदेश में सूखा पड़ा था, मुआवजे की बात आई थी, 2 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए के चेक बांटे गए थे। देखिए शायद आप गलत फहमी में हैं, कभी नहीं बांटे गए, कभी नहीं बांटे गए। ये सब मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने बात किसान की हो रही है। नहीं अनुराग जी, आप ये जो पीछे सुनी बातें नहीं, मैं अपनी देखी दिखाई बातें बता रहा हूँ। मुआवजा आपने दिया 5 पैसा, किस मैं बताता हूँ अनुराग जी, मैं बताता हूँ सर। मेरठ के गाँव में 2 जगह आपने कैंप लगाए थे भाई। आप मेरठ के गांव में, मेरठ जिले में 2 जगह आपने कैंप लगाए थे सर, उसी में चेक का वितरण किया गया था। और आप कहेंगे तो लीजिए, हाँ। अरे मुझे बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? बीजेपी के प्रवक्ता चुप बैठे हैं, आपको चिंता ज्यादा, लाइफ गार्ड बन जाते हो आप बचाने के लिए। नहीं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी सरकार में किसानों को 2 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए का मुआवजा दिया गया था, तो मैं बीजेपी का प्रवक्ता हो गया। अगर मैं खाली सर आपकी बातें सुनता रहूं तो मैं बहुत अच्छा हो गया। अंदाज में बात ना कर रहा हूं। हिंदुस्तान के बेटे बनिए थोड़ा, हाँ। हिंदुस्तान के गरीब किसान के बारे में सोचिए, हाँ। मजदूर के बारे में सोचिए, बड़े लोगों के बारे में क्यों इतना सोचते हैं? हाँ। अरे जफर साहब बड़े आदमी, देख रहे चेहरे पर लाइट कैसे टमाटम पड़ रही है, एकदम ऐसा लग रहा है, लगता है कहीं 5 स्टार में बैठे हैं, तो उनको बचाने की आप कोशिश कर रहे हैं। अरे बचाइए किसानों को। देखिए रबी खरीफ की फसल में फर्क क्या होता है? मुरादाबाद में बैठा 5 स्टार में नहीं। हाँ तो देखिए लाइट चेहरा देखिए क्या चमक रहा है। तो मुरादाबाद में किसान बहुत गरीब है, थोड़ा नहीं भदौरिया साहब, किसानों के हितैषी हैं, गरीब किसान की बात कर रहे हैं। रबी खरीफ की फसल में सर फर्क क्या होता है? 85 नहीं है। मुझसे सवाल में जवाब देता रहा हूँ। जी आप ही से सवाल है। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर किसान के बेटे होते तो शायद आप इतना आधे घंटे से आप हम ही से लड़े जा रहे हो। अरे सर मैं लड़का रहा हूं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। किसान हितैषी समाजवादी पार्टी है, किसानों के आप एकदम हितैषी अनुराग भदौरिया हैं, किसानों के हक लड़ रहे हैं। रबी खरीफ की फसल में फर्क क्या होता है सर? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। किसान तो जान ले कि हाँ हमारे प्रतिनिधि को, हमारे शुभचिंतक को पता है रबी खरीफ की फसल में फर्क क्या होता है। नहीं बताइए, उनके बारे में सरकार ने कई बात की। रबी किस सीजन में बोई जाती है फसलें, और खरीफ की फसलें किस सीजन में बोई जाती है? क्योंकि किसान को आप अपना मानते नहीं हो, किसान को खालिस्तानी, गजब वाले सर, चोर, डकैत, मवाली, पता नहीं क्या क्या आपने किसान को बना दिया। गजब वाले सर। किसानों के बारे में अनुराग भदौरिया, मैं बुनियादी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, खेती किसानी का बड़ा हितैषी बहुत जानकार रखते हैं। रबी खरीफ की फसलों में फर्क क्या होता है सर? किसानों की बात नहीं करती है, ये वो किसान है जो। अरे सर रबी खरीफ की फसल में फर्क क्या होता है ये तो बता दीजिए किसान हितैषी जी। और सरकार एक बार बोलने को तैयार नहीं, एक बार किसानों के परिवार के बारे में सिंपैथी नहीं, एक बार नहीं बताएंगे। ठीक है परिवार के भदौरिया साहब, मैं समझा कि आप, अरे हम आएंगे समाजवादी लोग 25-25 लाख रुपए देंगे सरकार, 25 लाख। अरे सर छोड़ दीजिए ना बातों को,
आप बताइए, आप कितना मदद करेंगे? जरा बताइए। बुंदेलखंड में किसानों के लिए आप पानी की ट्रेन भेज रहे थे। बुंदेलखंड में जब ट्रेन पहुंची तो ट्रेन खाली थी, 2 डब्बों में पानी तक नहीं था उसके। किसानों का मुआवजा दे रहे थे, जो किसान मर गए थे। आपके जो कानून को जाते थे, किस तरीके से हिसाब किया जाता था किसानों की जमीन का, उनके नुकसान का, मुझे खूब पता है। आप लोग कैसे जनसभाएं कर करके और टेंट लगा लगा कर लोगों को चेक बांटते थे, और आपके जो सरकार के दारोमदार लोग थे वो चेक हाथ में पकड़ाते थे, 72 रुपए का 78 रुपए का चेक। वो मैंने रिपोर्ट्स खूब देखी हैं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है सर कि अब क्या क्या हुआ। वो देखो बीजेपी के प्रवक्ता चुपचाप बैठे, आप ही से लड़ने थोड़े आए हम लोग। मैं तो आपसे बात कर रहा था सर, बीजेपी से सवाल आप कर लीजिएगा। मुझे मैं छोटा सा जरा बीजेपी के प्रवक्ता से भी लड़ना है, दो लोगों से लड़ना पड़ेगा। ठीक है, जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए जो बातें कह रहे हैं। मैंने तो पूछ रहे रबी खरीफ की फसलों का अंतर क्या बता नहीं पाए। जफर इस्लाम साहब बताइए, आप बताइए। देखिए, इनके पास कोई जवाब नहीं होता है तो ये पर्सनल अटैक करना सवाल पूछिए। कभी लाइट के बारे में तो 5 स्टार। अरे सुन लीजिए, 25 लाख रुपए देंगे कि नहीं देंगे? मैंने बड़े शांति से सुना। अरे पहले देंगे कि नहीं देंगे? किसानों की आर्थिक मदद करेंगे? अरे भदौरिया जी, आपकी मांग थी कि बीजेपी प्रवक्ता जवाब दें, मैं उन्हीं को मौका दे रहा हूं। आपके तमाम सवाल वो सुन चुके होंगे, वो जवाब दे रहे हैं, ले लीजिए। करेंगे कि नहीं करेंगे? किसानों की बात कर रहा हूं मैं, बताइए आप करेंगे कि नहीं करेंगे? उनकी आर्थिक मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए। किसानों का अगर कोई मदद कर रहा है तो हमारी सरकारी मदद कर रही है मेरे भाई। बताइए ना, 25 लाख रुपए से हम मदद करेंगे। नहीं, आप जाके जिनके गोद में बैठ के आपने इलेक्शन लड़ा था ना, क्या मदद करेंगे? जिनको गोद में बैठा के या गोद में बैठ के इलेक्शन लड़ा था, उनसे पूछिए जाके किसान के परिवार की क्या मदद करेंगे? किसान के परिवार की क्या मदद करेंगे? अरे हम 25 लाख रुपए से करेंगे, आप क्या करेंगे? जवाब देने दीजिए जो सवाल किया कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, देखिए ये मेरा विनम्र निवेदन आपसे है कि आपने अपनी बात रखी सर। बाकी मेहमान भी हैं, जफर इस्लाम साहब को जवाब चाहिए था, उनको जवाब देने दीजिए, फिर मैं चलूंगा बाकी मेहमानों के पास। सर डिस्ट्रप्शन नहीं करते, एक की बात करते हैं सर। देखिए, यही जो आप नजारा यहाँ देख रहे हैं वही नजारा पार्लियामेंट में। मदद करेंगे? ये चर्चा नहीं चाहते, ये चाहते हैं डिस्ट्रप्शन। मदद करेंगे बताइए। ये अभी पुष्पेंद्र जी भी ने कहा, देखिए पुष्पेंद्र जी, आपके कंधे में रख के ये लोग चला रहे हैं। किसानों के कंधे में रख के ये लोग किसान है, ये आप किसान है, ये किसान लगते हैं कहीं से आपको? ये लोग वो लोग हैं जो पूरे 5 साल धन दौलत लूट के गुंडागर्दी की उत्तर प्रदेश में। आज इनकी दुकान बंद हो गई तो ये आप अपने आप को किसान और आपके कंधे में रख के बंदूक चलाने को कि नहीं कर रहे हैं? जो 700। अरे भैया, हम तो किसानों के लिए। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, आप क्या करेंगे? इनके कंधे पर रख के बंदूक चला के आप सत्ता में आना चाहते हैं? देंगे बताइए। मुंगेरी लाल कैसिन सपने छोड़िए, किसान सुन रहा है आपको। मुंगेरी लाल कैसिन सपने छोड़िए, किसानों के कंधों पर रख के बंदूक चलाना छोड़िए। आप चिंता कीजिए अपने पार्टी की। अच्छा ठीक है, हम तो चिंता करेंगे किसान। अनुराग भदौरिया जी, हो गया सर, अब बहुत बोलिए सर। पिछले 6-7 मिनट से आपको हम लगातार सुन भी रहे हैं, आप जवाब चाह रहे हैं लेकिन जवाब लेना नहीं चाह रहे। सवाल पूछे, जवाब नहीं लेना चाह रहे हैं। ठीक है सर, अब कुछ वक्त थोड़ा सा धीरज रखिए, आवाज में और दम लाइए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। मैं वापस सवाल लेकर के आपके पास आऊंगा सर। किसानों के लिए क्या बुरा मांग रहा हूं? हाँ, बिल्कुल पूछेगा सर, पूरा पूछेगा, लेकिन मैं बाकी मेहमान के पास चला जाऊं। मुझे संजीव जाप संक्षेप में बता दीजिए कि क्या पिच तैयार कर रहे हैं किसान अपनी मांगों को लेकर के, और फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। जैसे जैसे मांगों में तब्दीलियां किसान नेता कर रहे हैं, वैसे वैसी मांगे आपकी भी बदलती जा रही हैं, विपक्ष की बदलती जा रही हैं। अनंत जी, मुझे लगता है कि आप इस पूरे आंदोलन को शुरू से कवर कर रहे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा की मांगों को भी शुरू से आप देख रहे हैं। पहले दिन से ये मांग था कि बिल की रिपील हो, साथ में एमएसपी की कानूनी गारंटी हो। अभी आपने ही कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कमेटी बनेगी और कमेटी निर्णय करेगी। मैं तभी आपको कहा कि 2011 में एक कमेटी बनी थी जिनके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी थे। उन्होंने कहा था कि एमएसपी की कानूनी गारंटी हो। इतना ही नहीं, अभी आप बता रहे थे कि क्या क्या नुकसान हो जाएंगे कानूनी गारंटी अगर हो जाएगी तो मैं आपको ये निवेदन करता हूं, वो जो वर्किंग ग्रुप ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का 64 सूत्री जो रिपोर्ट था, आप वो पढ़ लीजिए। बहुत विस्तार से आपको जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह से एमएसपी की गारंटी अगर हो जाती है तो किसान को फायदा होता है और देश को फायदा होगा। बड़ी विस्तार से रिपोर्ट था। या तो तब किसी मूर्खतापूर्ण वो रिपोर्ट आप कह दीजिए, या आज प्रधानमंत्री जी देश को और किसान को फिर किसी तरह से धोखा दे रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर सरकार का रवैया ठीक होता, 700 किसान मरे, 700 किसान ने अपनी शहादत दी, प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं बोला, तो पॉजिटिव गेस्चर दिखाना था। तो आप जो 700 किसानों का शहादत थी उसके बारे में एक बार बोलते। आज आदरणीय संजय सिंह जी जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने जब इस बात को उठाया तो उनको बोलने नहीं दिया गया।
तो मैं कह रहा हूं कि ये सरकार का, आप अभी कह रहे थे कि संसद में जो वीडियो बनाया गया वो बहुत हास्यास्पद और शर्म से पूरे देश का सर झुक गया। लेकिन आपको ये भी याद होगा, इस तरह से राज्यसभा में बिल पास किया गया था, चोर दरवाजे से बिल पास किया गया, देश तब भी शर्मिंदा हुआ। चर्चा उसकी भी अनंत जी होनी चाहिए। मुझे यह लगता है कि आज फिर से किसान को प्रधानमंत्री जी, ये सरकार धोखा दे रही है। किसान इतने नासमझ नहीं है। किसान इस बात को समझ रहा है कि आप क्या रहे हैं और आप करना क्या चाहते हैं। तो इसीलिए बीच भी आपकी साजिश को समझ रहा है और इस किसान भी आपकी साजिश को समझ रहा है। इस तरह से आप देश को, किसान को, मैं चाहूंगा जफर साहब इस बात का जवाब दो। जफर साहब, एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि अगर सरकार खुद ये वादा कर चुकी है किसानों से कि एमएसपी पर कोई संकट नहीं होगा, एमएसपी के आप सुनिश्चित रखा जाएगा, परेशान ना होइए, तो अगर ये वादा किया जा रहा है तो उसको अमली जामा कानून के रूप में बनाने में क्या अर्ज है? देखिए, जहां तक एमएसपी का सवाल, एमएसपी तो चल ही रहा है। एमएसपी को बढ़ा के हमने दिया है। हमने एमएसपी पे ज्यादा फसलों पे एमएसपी दिया है। एमएसपी पे सबसे ज्यादा रिकॉर्ड खरीदारी की है। लेकिन इन्होंने कहा कि एमएसपी पे एक बिल लेकर आया जाए और उसको लीगल मदद करोगे कि नहीं करोगे, बताओ। किसानों की आर्थिक मदद करोगे कि नहीं? जितना धन लूटा है 5 साल में, उसको आप किसानों में बांटने का कोशिश कीजिए। किसानों का आर्थिक मदद करोगे कि नहीं? किस तरह से आप लोगों ने 2-5 साल में किस तरह से प्रदेश को लूटा है, ये बताओ। किसान को अगर उम्मीद है तो हमारी सरकार से, आपकी सरकार ने 2011 में अगर कंज्यूमर की इम्प्लीमेंट करवाया, सरकार में तो शामिल थे, सरकार में शामिल थे, क्यों नहीं? अब पूछ रहे 2011 में रिपोर्ट आई थी, 2007 में आई थी, 2008 में आई थी। अपने देश का अन्नदाता है और उसके आजादी के आंदोलन में उसने हिस्सा लिया है। साहब ऐसा है सर, अगर बीच में सब लोग आपस में बोलते रहेंगे तो किसी की बात सुन नहीं पाएंगे। ना सपा के जो समर्थक हैं अनुराग भदौरिया की बात सुन पाएंगे, ना जो बीजेपी के समर्थक हैं वो जफर इस्लाम की बात सुन पाएंगे। एक एक करके दोनों बोलेंगे तो अपनी आवाज आप अपने समर्थकों तक पहुंचा पाएंगे। एक एक करके बोले। आर्थिक मदद बता दो, करोगे कि नहीं करोगे, इतनी हाँ ठीक है, आपका ये सवाल हो गया सर। अब मैं दरख्वास्त करूंगा कि अब आप उनका जवाब सुनिए। पसंद आता आपको नहीं आता, कुछ और सवाल है, मैं आपके पास फिर लौटाऊंगा, आप फिर अपना सवाल कीजिए। आप एक काम कीजिए, इनको माइक दे दीजिए, हम लोग हट जाते हैं। एक सेकंड, इसमें खाली बोलने का नहीं बताइए सर, वो तो लगातार आपसे सवाल पूछ रहे हैं। एक सेकंड, अनुराग थोड़ा शांत रहिए सर। अनुराग थोड़ा शांत रहिए, अनुराग जी थोड़ा शांत रहिए सर। शालीनता के साथ करते हैं ना सर, सभी पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, शालीनता के साथ चर्चा करते रहते हैं। जफर साहब, देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमारी सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है और मंशा ये है कि हम किसानों के लिए बेहतर से बेहतर चीज करना चाहते हैं जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं अनेक बार कहा है और ये बिल लेने का फैसला भी कुछ जो सेक्शन ऑफ जो बोलते हैं ना फार्मर कम्युनिटी में जो हम समझा नहीं पाए, इसलिए हमने उनका भी आदर मान सम्मान करते बिल वापस। लेकिन एमएसपी के लिए जहां तक बात है, ये सब जो अभी इतना जोर से बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें उनको अपने 2000 पहले कर देना चाहिए था। रिपोर्ट तो पहले आई थी जिसका रेफरेंस कर रहे हैं, कर देते इम्प्लीमेंट। किसने मना किया था भाई इम्प्लीमेंट करने के लिए? सब तो नहीं किया, सरकार में भी थे, मेरे पास वक्त कम बचा है। माधव आनंद कुछ कहना चाह रहे हैं इस्लाम साहब। जफर साहब, मैं वापस आपको लौट रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, कमेटी बनने दीजिए, कमेटी में ये सारे लोग रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, कमेटी में फैसला होगा। किसान उसमें क्या कहेंगे उनसे जानूंगा, लेकिन उससे पहले माधव आनंद आपका रिएक्शन। अनुराग भदौरिया जी, पता नहीं अनुराग भदौरिया जी को क्या हो गया, लगातार नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं। अरे अनुराग जी, आपको चुनाव भी लड़ना है यूपी का, थोड़ा सा एनर्जी बचा के रखिए, थोड़ा एनर्जी बचा के रखिए। पूरा देश किसानों को लेकर चिंतित है, पूरी सरकार किसानों के लेकर चिंतित है, सरकार किसानों के लिए समर्पित है। आप सिर्फ टीवी पे चिल्लाएंगे, नॉन स्टॉप बोलेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं होगा। सरकार संवेदनशील, सरकार को लेकर चिंतित है, एमएसपी पे भी सरकार जो करना चाहिए सरकार कर देंगे। खरीफ की फसल वालों को भी देंगे, बोल दो, दोनों को देंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, बीपी जो है हाई हो जाएगा। मेरा स्वास्थ्य किसानों के लिए खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसानों की आर्थिक मदद छोटा सा रिएक्शन चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, मैं जानना चाहूंगा सर आपसे कि सरकार कमेटी की जो बात कर रही है उस चीज से किसान सहमत है कि नहीं है? कम से कम कमेटी गठित होने के बाद उसकी बात को देखना चाहिए कि क्या फंक्शन हो रहा है। नहीं, कमेटी के लिए हम सहमत हैं, लेकिन कमेटी की बात इन्होंने ये कहनी चाहिए थी कि एमएसपी की लीगल गारंटी देने के लिए कमेटी बन रही है। ये कह रहे हैं पारदर्शी करने के लिए, प्रभावशाली करने के लिए, अच्छा करने के लिए, अच्छी मंशा है। अरे यार, ये सब खोखले शब्द है भाई।
एमएसपी की लीगल गारंटी चौधरी साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसमें प्रावधान सर ये भी है कि किसानों के प्रतिनिधि भी उसमें शामिल रहेंगे, जो लोग अभी प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग भी शामिल रहेंगे। नहीं, अगर ये कहते हैं कि भाई एमएसपी की लीगल गारंटी देने के लिए कमेटी बन रही है, हाँ, तब सब शामिल हो जाएंगे। और ये कह रहे हैं कि कमेटी बन रही है, उसमें सोचेंगे, आंदोलन खत्म कर दो, तो उसमें कोई शामिल नहीं होगा। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे और जानना चाहूंगा सर, और आपसे इसलिए क्योंकि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं है। क्या सदन के अंदर चुनावी सरगर्मी आप देखेंगे कि हावी रहेगी? किसानों के मुद्दे हों चाहे कोई और मुद्दा रहे? मुझसे पूछ रहे हैं? जी चौधरी साहब। नहीं, देखिए, हम तो चाहते हैं किसानों के मुद्दे हावी रहे। किसानों के मुद्दे क्या, बाकी जन सरोकार के मुद्दे भी आए। कोई सदन छोड़ के ना भागे, डट के मुकाबला करिए, डट के प्रश्न जवाब लीजिए और जनता पूरे देश की देखे एमएसपी की लीगल गारंटी ये क्यों नहीं देना चाहते। और ये भी विपक्ष को कहना पड़ेगा कि अगर इनको जनता हटा देती है, क्योंकि हटाने जा रही है, तो जब सत्ता में आएंगे तो ये एमएसपी की लीगल गारंटी जरूर देंगे। ये वायदा भी इनको करना चाहिए। ठीक है, मैं छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा संजीव झा आपसे, और उसके बाद चौधरी अनुराग भदौरिया आपसे। पहले संजीव झा आपसे कि क्या आप लोग ये वायदा करते हैं कि हंगामा नहीं होगा, सिर्फ तर्क वितर्क के आधार पर चर्चा होगी, उसमें किंतु परंतु मत जोड़िएगा सर? देखिए, आज सर्वदलीय मीटिंग थी। हमारे राष्ट्रवादी सांसद आदरणीय संजय जी ने जब अपनी बात रखी तो उनको बीच में ही रोका गया। तभी मैंने कहा कि सरकार की मंशा दिखती है। आखिर उन्होंने क्या कहा था? यही तो कहा था, एक चीज बताइए, आज तक के इतिहास में आजादी के बाद आपने कभी ये देखा कि देश का गृह मंत्री ये कहे कि मुझको तुम नहीं जानते हो, मैं एमपी और विधायक बाद में हूं, मैं सबको सबक सिखाऊंगा, और फिर किसानों पे टक्कर चला दिया जाता और देश का गृह मंत्री बना रहे? क्या प्रधानमंत्री जी ने कभी एक बार उसके बारे में बोला? तो मुझे यह लगता है कि अगर इस मंशा के साथ बहस करेंगे, जो अगर जायज सवाल उठाएगा आप उसको बोलने नहीं देंगे, तो कैसे आप समझते हैं कि शांतिपूर्ण चर्चा हो जाएगी और तर्क वितर्क हो जाएगा? जी, सरकार घबराती है चर्चा से, सरकार बोलने वालों लोगों से। मैं माफी चाहूंगा सर, चर्चा में मेरे पास फिलहाल के लिए वक्त इस शो के लिए नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद ही करता हूं कि कल जब सदन में चर्चा शुरू होगी, सकारात्मक नोट पर चर्चा शुरू होगी और जनता के जो मुद्दे हैं उनको फोकस करके चर्चा की जाएगी, ना कि आगामी चुनावों को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा को बेहतर बनाने के लिए।